नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, थोड़ा सा विलम्ब होता है टॉपिकों को पढ़ाने में, क्योंकि कई बार कई क्लास पढ़ानी पड़ती है, इस वजह से। बाकी का जीरो से मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ और एंड तक, अंत तक पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में ज्योग्राफी के टॉपिक को, जो भारतीय भूगोल की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप देख रहे हैं, हिमालय नदी प्रणाली। यानी कि नदी प्रणाली वाला जो टॉपिक आएगा वो अलग आएगा, लेकिन नदियों से ही संबंधित टॉपिक है हमारा, जिसमें सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, जो भारत में मैदानों का निर्माण सामान्यतः हुआ है, वो नदियों के माध्यम से होता है मैदानों का निर्माण, है ना, जिन्हें हम सरल भाषा में और सौम्य भाषा में यदि बात करें, सहज भाषा में हम बात करें, तो अपनी भाषा में खेत कहते हैं, लोकल भाषा में, है ना। ज्योग्राफी की भाषा में उन्हीं को मैदानों का निर्माण कहा जाता है ना। ज्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं कई नदियों के द्वारा बनाए गए, कहीं कम उपजाऊ मैदान होते हैं, कहीं नदियों की घाटियों में, तलहटी में स्थित, यानी कि नदियों के निचले किनारे स्थित होते हैं, कहीं नदियों के ऊपरी हिस्से में स्थित होते हैं। तो इस तरीके से बात करेंगे हम। तो मुख्यतः सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा बनाए गए मैदानों की हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़िए, प्लेलिस्ट पूरी, जैसे ये मानचित्र के माध्यम से थोड़ा समय बता दूं आपको, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र की। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है। ब्रह्मपुत्र जो मैदानों का निर्माण कर रही है, वो कहाँ कर रही होगी, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से निकलती है, तिब्बत से। तो तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहां से इस तरीके से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी चलती है, इस तरीके से बहते हुए कहां प्रवेश करती है, आसाम में। आसाम में प्रवेश करते हुए, बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा के साथ, यानी कि पद्मा के साथ मिलकर के इस तरीके से डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों का निर्माण कहां कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों का निर्माण कर रही है आपके पूर्वी हिस्से में कर रही है, यानी कि सामान्यतः असम में मैदानों का निर्माण सबसे ज्यादा करती है। ये कौन सा हिस्सा है हमारा, असम का। तो मैदानों का सबसे ज्यादा जो निर्माण होता है वो कहां पे, असम में मैदानों का सर्वाधिक निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस तरीके से आसाम में और आसपास के इलाकों में मैदानों का निर्माण करते हुए डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा के साथ मिलकर। दूसरी नदी कौन सी है यहाँ पे, हमारी गंगा और सतलज की बात कर रहे हैं, है ना। अब गंगा के बारे में आप जानते हैं, ये गंगा कहाँ से निकलती है। मान लीजिए गंगा नदी की जो उत्पत्ति होती है मेरे भाई, वो गंगा नदी की उत्पत्ति यहाँ से होती है, उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड वाला है, ये कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये मान लीजिए यूके का हिस्सा है, यानी कि उत्तराखंड का हिस्सा है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो इस तरीके से बहते हुए ये बहुत बड़े इलाके में इस तरीके से बहती है, और ऐसे बहते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तो यहाँ से उत्तराखंड से लगा के जैसे ही मैदानी इलाकों में जाती है, तो यहाँ मैदानों का निर्माण करती है बहुत बड़े पैमाने पर। कौन सी नदी, गंगा नदी। ये गंगा नदी हो गई, है ना। कौन सी नदी होगी, गंगा नदी। कहां मैदानों का निर्माण कर रही है, मध्य भारत में मैदानों का निर्माण कर रही है। खास तौर पे जहां मैदानों का निर्माण करती है वहां यूपी, बिहार, है ना, यूपी, बिहार, झारखंड आप पढ़ सकते हो, झारखंड भी पढ़ सकते हो। तो यहां मैदानों का निर्माण करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बह रही है ये नदी, है ना। यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा मैदानों का निर्माण करती है। क्या का निर्माण करती है, मैदानों का। क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक में हम, मैदानों का निर्माण। तो ये नदी भी यहाँ मैदानों का निर्माण करती है, और यहाँ पे भी मैदानों का निर्माण करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। देखिए सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर ताल से निकलती है, ठीक है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी भी इसी हिस्से से निकलती है जहाँ राकसताल नामक एक जगह पड़ती है तिब्बत में, और सतलज नदी यहाँ से निकल करके ऐसे प्रवेश करती है सबसे पहले हिमाचल में, हिमाचल के बाद प्रवेश करते हुए पंजाब में आती है, और पंजाब के बाद प्रवेश करने के बाद ब्यास नदी के साथ संगम बनाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सतलज नदी है, कौन सी नदी है, सतलज। सतलज मैदानों का निर्माण कहां पर कर रही है सबसे ज्यादा, सतलज जो मैदानों का निर्माण कर रही है मेरे भाई, वो कर रही है आपकी पंजाब में। इसे हटा देता हूं एक बार, दोबारा से देखिए, यहां से पंजाब के अंदर मैदानों का निर्माण करती है। कहां पे करती है, पंजाब में, ठीक है। पंजाब में सतलज नदी मैदानों का निर्माण करती है, नाम भी लिख लो समझने के लिए।
अब एक सिंधु नदी भी निकलती है, यहीं से कौन सी निकलती है, सिंधु। और सिंधु इस तरह पश्चिम में बहते हुए, तो सिंधु नदी कहां पे निर्माण करती है, पश्चिम में मैदानों का। सिंधु नदी पश्चिम में मैदानों का निर्माण करती है, पश्चिम में मैदानों का निर्माण करती है ना। यहीं से निकलती है, मान लो यहां से निकल करके इस तरीके से बहते हुए आती है, लेह लद्दाख में बहती हुए, और इस तरीके से मैदानों का निर्माण पश्चिम दिशा में करती है। तो कुल मिला के जो इस टॉपिक में हम पढ़ने चल रहे हैं वो मैदानों का निर्माण पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। ये मानचित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में मैदानों का निर्माण करती है। गंगा और गंगा की सहायक जैसे यमुना सब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मैदानों का निर्माण करती हैं। नदी के पानी के माध्यम से मैदानों का निर्माण होता है, यानी कि नदी के बाढ़ के माध्यम से मैदानों का निर्माण उत्तर भारत में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जिन्हीं को हम जलोढ़ के मैदान कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का भी नाम है, जलोढ़ के मैदान भी कहा जाता है, जो कि बाढ़ के पानी के द्वारा निर्माण होता है। इन मैदानों का कैसे निर्माण होता है, बाढ़ के पानी के माध्यम से बेटा, ठीक है। अब आगे थ्योरी समझ लेते हैं, आराम से देखिएगा। जैसे यहां आ जाते हैं, ये पहली स्लाइड है आपकी, यहां से आप समझिएगा, ये नोट्स भी बना सकते हैं आप। हेडिंग है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो देखिए इसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर भारत के असम राज्य तक का भाग शामिल है। मैंने आपको बताया था पंजाब, हरियाणा, आसाम तक का जो भाग है वो शामिल है। कौन से मैदानों में, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का एक लाइन में उन्होंने बता दिया है, ठीक है। यानी कि उत्तर राजस्थान के ऊपरी वाला हिस्सा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी भारत के असम तक शामिल है, इनके द्वारा जो मैदानों का है। इसका विस्तार पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी है ना। पाकिस्तान में अगर बात करेंगे हम, कहां पे बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर, तो कौन सी नदी मैदानों का निर्माण कर रही है, सिंधु नदी जाती है कराची वाले हिस्से में, ठीक है। और बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में ये दोनों नदियां बह रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जैसा कि मैंने अभी बताया मानचित्र के माध्यम से। तो इस तरीके से ये मैदानों का निर्माण कर रही हैं। आगे बात करते हैं, देखिए यह मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों के द्वारा लाकर जमा की गई, ध्यान रखना, लाकर जमा की गई, कांप शब्द लिखा है, कांप मिट्टी से बना होता है, अतः यह बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। समझ गए आप मैदानों का निर्माण कैसे हो रहा है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है। और ये सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, उपजाऊ मैदान होते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करती है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी के बीच कैसा काम करती है, जल विभाजक का काम करती है ये श्रेणी, ठीक है। अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः क्या कहलाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी मैदान कहलाते हैं, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान कहलाते हैं, ठीक है। दिशाओं के आधार पर नाम दे दिया है। मैदानों के पूर्व में जो स्थित है उसे पूर्वी मैदान कहते हैं, जो पश्चिम में स्थित है उसे पश्चिमी मैदान कह देते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगली स्लाइड। अब देखो उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में हम बात करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान, तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों को बांटा गया है सबसे पहले पश्चिमी मैदानों में। सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारे, पश्चिमी मैदान। आराम से नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान, पहला नंबर पश्चिमी मैदान। पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान है, पश्चिम में कौन सा मैदान है, सिंधु नदी का मैदान। उसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा का मैदान है, ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा का। तीसरा राजस्थान का मैदान है। तो ये सब पश्चिम में हो गए कि नहीं हो गए। सिंधु नदी भी पाकिस्तान की तरफ जा रही है तो पश्चिम में हो गया नंबर 1। पंजाब और हरियाणा का मैदान भी पश्चिम में हो गया, ये पश्चिम के राज्य, उत्तर पश्चिम के। राजस्थान का भी मैदान पश्चिम में, क्योंकि राजस्थान पश्चिमी राज्य हमारा है ना, गुजरात के ऊपर है, अगर मानचित्र में आप देखोगे तो इनको पश्चिमी मैदान में रखा गया है। पूर्वी मैदान में कौन कौन से मैदानों को रखा गया है, नंबर 2 पूर्वी मैदान। गंगा के मैदान पूर्वी मैदान में रखे गए, ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी मैदान में रखे गए। किसका मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी मैदान में रखे गए, ठीक है। ये आ गया आपके पूर्वी मैदान में,
ठीक है, यहां से क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि वर्गीकरण किया गया है। आराम से आप नोट्स बनाइए, एक एक प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब देखिए पश्चिमी मैदान, हेडिंग डालेंगे पश्चिमी मैदान। तो पश्चिमी मैदान के बारे में पढ़ते हैं, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पश्चिमी मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? पश्चिमी मैदान के बारे में। तो देखिए सिंधु का मैदान, सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? सिंधु के मैदान, सिंधु नदी के मैदान को। तो भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहा जाता है, कहते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगड़ से बना हुआ है। किससे बना हुआ? बांगड़ से बना हुआ है। जबकि पूर्व में स्थित यह मैदान डेल्टाई भाग है, जबकि पूर्वी दिशा में जाएंगे तो डेल्टाई भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सिंधु नदी का मैदान है, कौन सा? सिंधु नदी का मैदान। तो भारत के भीतर हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ भारत के भीतर है आपका सतलज वाला हिस्सा। कौन सी नदी वाला? सतलज वाला। क्योंकि सतलज सबसे पहले कहां पे प्रवेश करती है? हिमाचल में, हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल के बाद कहां पे आती है? पंजाब में, और पंजाब का पड़ोसी राज्य आपका हरियाणा। तो सतलज नदी यहीं पर मैदानों का निर्माण करती है, यानी कि भारत के भीतर मैदानों का निर्माण करती है। इस पहाड़ी राज्य में नहीं करेगी, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, क्योंकि सतलज नदी अंतिम सहायक नदी है। किसकी? ये अंतिम सहायक नदी भी है, आप ये भी नोट कर लेना। अंतिम सहायक नदी है बेटा। किसकी अंतिम सहायक नदी है? सिंधु की। इस वजह से मुख्य नदी को पढ़ा जाता है मैदानों में। तो सिंधु के मैदान में सतलज नदी है जो भारत के अंदर। इस सिंधु के पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो बांगड़ से बना हुआ है, यानी कि कम उपजाऊ। बांगड़ वो मैदान होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं। बांगड़ वो मैदान होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं, नोट कर लेना। जबकि पूर्व में स्थित, पूर्वी दिशा में जो स्थित है वो डेल्टाई भाग, यानी कि नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है वो डेल्टाई भाग होता है। ठीक है, नोट करते चलना, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान देखिए, यह पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो पंजाब एवं हरियाणा में फैला है। बस सिंपल, क्लियर है बात। भाई कहां पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। कहां पर फैला है? पंजाब और हरियाणा के अंदर फैला हुआ है। कौन सी नदी से इन मैदानों का निर्माण हुआ है? तो आंसर कौन सी नदी से हुआ है? सतलज से निर्माण हुआ है, सिंपल। इसमें सतलज, ब्यास, रावी नदियां बहती हैं। यह मुख्यतः बांगड़ से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे एक सकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बैट कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बैट कहा जाता है, ये नोट कर लेना। स्थानीय भाषा, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग इन मैदानों को वैट बोलते हैं। वहां के लोग क्या बोलते हैं? वैट। पंजाब और हरियाणा के लोग वैट कहते हैं। ठीक है, इनके किनारे एक सकरी पट्टी में, एक सकरी पट्टी में क्या पाई जाती है? खादर। खादर वो भूमि होती है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं, उसी को खादर भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसमें सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास और रावी नदियां बहती हैं। उनके द्वारा बांगड़ से निर्मित होते हैं। बांगड़ वो मैदान होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं, लिख लेना। कम उपजाऊ मैदानों को बांगड़ मैदान कहते हैं। ठीक है, यहां तक नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है कई बार, ऐसे मैदानों को बांगड़। तो ये तीनों नदियां मिलकर के पंजाब हरियाणा में मैदानों का निर्माण करती हैं। और पंजाब में लोकल स्तर पर जो किसान होते हैं, किसान क्या कहते हैं? उनको वैट कहते हैं बेटा, है ना। क्रिकेट वाला वैट नहीं होता, लेकिन लिखा ऐसी गया है, इस शब्द को वैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैट। आगे चलते हैं। इन मैदानों को 5 दोआब क्षेत्रों में शामिल किया गया है। कितने दोआब क्षेत्रों में शामिल किया गया? 5। यहां से बेटा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसको नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में आप चाहो तो। इन मैदानों को 5 दोआब क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने दोआब क्षेत्रों में बेटा? 5 दोआब क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। दोआब क्या होता है? दोआब समझ लो आप, दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है जो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, दोआब कहते हैं, उसी को बोलते हैं दोआब। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे,
तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे और मुगल साम्राज्य के जो लोग थे वो दोआब से टैक्स भी लिया करते थे। यानी कि जो किसान उनकी जमीनें दो नदियों के मध्य में आती थी, ऐसे इलाके को दोआब। जैसे मान लो एक नदी इस तरीके से ऊपर से बह करके जा रही है और एक कोई नदी है जो नीचे से बह करके जा रही है। यानी कि उदाहरण के तौर पर ये नदी बह के जा रही है, यानी कि उदाहरण के तौर पर ये ऊपर है गंगा और नीचे बह रही है कौन सी, आपकी यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, आप जानते ही हैं। अब इन दोनों नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, दोआब। ये बीच का क्षेत्र हो गया दोआब, बीच का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया दोआब। ठीक है, बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब। यानी कि देखो गंगा का भी पानी मिलेगा इसको, इस क्षेत्र को गंगा का भी पानी मिल रहा होगा और यमुना का भी पानी मिलेगा। ठीक है, जब दोनों नदियों का पानी मिलेगा तो उपजाऊ मैदान होगा, बहुत अच्छी फसलें होती हैं इस इलाके में। मुगल शासन वाले लोग, दिल्ली सल्तनत वाले लोग टैक्स भी लिया करते थे ऐसे क्षेत्रों से, राजस्व भी लिया करते थे, कर। ठीक है, अब देखिए बिस्ट दोआब, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर 1 कौन सा दोआब है, ये बिस्ट। बिस्ट से मतलब है ब्यास और सतलज। क्या है, ब्यास और सतलज, बिस्ट से। ठीक है ना। ये वाला जो शब्द है इससे समझ सकते हैं, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है इन्होंने बिस्ट, कौन सा दोआब कहते हैं इसको, बिस्ट दोआब कहते हैं। तो वी से क्या बना है इसमें, ब्यास, है ना, और सा से क्या बना है इसमें, सतलज। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, बिस्ट दोआब। ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है या बीच का जो मैदानी भाग है, मैदान है, उसको क्या बोलते हैं, बिस्ट दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलज, बिस्ट मतलब बी मतलब ब्यास, सिस्ट मतलब सतलज के मध्य का क्षेत्र बिस्ट दोआब कहलाता है। ठीक है, अगला बारी दोआब, ये दूसरे नंबर का दोआब है। क्या नाम है इसका, बारी दोआब। ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, मैंने कह दिया आपसे, सिंपल बात है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो दो नदियां मिलेंगी हर जगह, ब्यास और रावी के मध्य के मैदानों को क्या बोलते हैं, बारी बोला जाता है ना। अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर सकते हो, बा से ब्यास, जैसे बा से ब्यास और बारी, री से रावी, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ब्यास और रावी नदी के मध्य का। तीसरा रचना दोआब, ये तीसरे स्थान का है। क्या नाम है इसका, रचना। रचना में रावी और चिनाब है। रचना, ये शब्द क्या लिखा है, रचना दोआब। रा से तो रावी आ गया, है ना, और चना वाले शब्द से चिनाब नदी बना सकते हैं इसमें। रावी और चिनाब के मध्य का दोआब क्षेत्र, चाज दोआब बोलेंगे चौथे नंबर का। ये कौन सा है, चाज दोआब। इसमें देखो ये वाला शब्द लिखा हुआ चाज, चा से चिनाब नदी इसमें बन गई, जा से झेलम बन गया। तो चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के मध्य का मैदानी क्षेत्र दोआब कहलाता है। पांचवा है, ये चौथा हो गया था आपका चाज वाला, और ये पांचवा है सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब एवं सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र, ये तीनों नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो ये 5 दोआब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 दोआब आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मशहूर हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया, आप ऐसे याद कर सकते हो, बिस्ट से ब्यास और सतलज, बारी आ जाए तो ब्यास और रावी के बीच का, रचना रावी और चिनाब, चाज चिनाब और झेलम के मध्य के क्षेत्रों को दोआब कहा जाता है, या सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है दोआब, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए राजस्थान वाला पार्ट आ गया जी। तो राजस्थान वाले पार्ट में राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान देखिए, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में है। अरावली पर्वत श्रेणी पड़ी होगी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है हमारी, प्राचीन पर्वतमाला, इसके पश्चिम से लेकर के शुरू होता है, अरावली के पश्चिम दिशा से शुरू होता है राजस्थान का मैदान। अब कहां तक फैला है, पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। यहां की प्रमुख नदी लूनी नदी है। यहां की प्रमुख नदी कौन सी है बेटा, लूनी नदी। और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, लूनी नदी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, लूनी नदी ऐसी नदी है कि इसका स्टार्टिंग में शुभारंभ जब होता है, जहां से उत्पत्ति होती है वहां मीठा जल है, वहां मीठा है, और अंत में जहां गिरती है, यानी कि इसके दक्षिण में,
नदी के दक्षिण में इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा। यानी एक ही नदी में पहले मीठा पानी है, बाद में खारा पानी। लूनी नदी की विशेषता है। तो राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सांभर, डेडवाना, पंचपद्रा, ये झीलों के नाम है, बहुत प्रसिद्ध झील हैं। सांभर, डेडवाना, पंचपद्रा आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं, है ना। कौन से मैदान की, राजस्थान के मैदान की प्रमुख नमकीन। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड झील है, यानी कि नमकीन झील से कहा जाता है। इसके अंदर क्या बनता है, नमक का उत्पादन होता है। इससे भारत का लगभग 10%, भारत का कुल उत्पादन का लगभग 10% नमक का उत्पादन कौन सी झील करती है बेटा, नमक का उत्पादन सांभर झील करती है। नोट कर लेना, है ना। इनलैंड झील इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में लिख लेना। ये हो गया आपका राजस्थान। कोई दिक्कत, शक समस्या हो तो बताइएगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत कहीं पर लगी हो, शक समस्या हो तो मुझे बताइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्वी मैदान। कौन से मैदान, पूर्वी मैदान। देखो आराम से समझिए, नदियां बना रही है, इनका निर्माण कौन करती है, नदियां। पूर्वी मैदान, ठीक है। तो देखो पूर्वी मैदान में गंगा का मैदान, ठीक है साहब, गंगा नदी बह रही है, वहां मैदानों का निर्माण। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है, ठीक है। इस मैदान की गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विस्तार से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में गंगा के मैदानों को, ठीक है। गंगा के मैदानों को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा गया है। और गंगा के मैदान कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, फिर दोबारा से देखिए, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में विस्तार है, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है बांगर के मैदान। नंबर 1 डाल लेना। क्या बोलते हैं गंगा के मैदानों को, बांगड़। ये कौन से होते हैं, ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता, यानी कि इन हिस्सों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। बांगर भूमि को 2 क्षेत्रीय विभेद कर सकते हैं। क्षेत्रीय विभेद भी कहा जा सकता है। ज्यादा सिंचाई की वजह से ऐसी भूमि में, ऐसे मैदानों में जब ज्यादा किसान सिंचाई कर देते हैं तो ऊपर नमकीन की सफेद परत जम जाती है, ठीक है, जिसे रेह कहा जाता है या फिर कल्लर भी कहा जाता है। इसको रेह या कल्लर कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। 2 हिस्सों में से विभेद भी किया गया, बांटा गया। जैसे कि वारिंद के मैदान, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित यह वास्तविक रूप से गंगा का क्या है, वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है। वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है, ठीक है। वास्तविक रूप से गंगा का क्या है, प्राचीन डेल्टा है। कौन से मैदान, एग्जाम में आ चुका है बेटा, ध्यान रखना। वारिंद के मैदान कहां पे स्थित है, प्राचीन डेल्टा, बंगाल के डेल्टाई भागों में स्थित पाए जाएंगे जी। बंगाल के डेल्टाई भाग, जहां पर बंगाल का डेल्टाई भाग है, जैसे गंगा गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के गिरती है ना, और जैसे बांग्लादेश वाला और बंगाल वाला जो हिस्सा है, वहां वारिंद के मैदान कहा जाता है। इनको प्राचीन डेल्टाई मैदान कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं, एक सेकंड। तो देखिए, भूर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, भूर का क्षेत्र है, ठीक है जी। तो देखिए भूर के क्षेत्र की बात करते हैं। इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। कैसे हुआ है, भूर का क्षेत्र आपने नहीं पढ़ा होगा, नोट कर लेना अच्छे से। भूर का क्षेत्र भी होता है, इसमें हवा द्वारा निर्माण होता है, इसका हवा के द्वारा निक्षेपण से हुआ है। यह आज बांगड़ उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू,
इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। बालू अधिक पाई जाती है इन मैदानों में। ऐसे मैदानों को भूर का मैदान कहते हैं। और निर्माण कैसे हुआ है? हवा के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, हवा के निक्षेपण से निर्माण हुआ है। ठीक है, हवा के निक्षेपण से, यानी कि समझ गए। बांगड़ मैदानों को भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक बारिंद के मैदान और एक भूर के मैदान। किन से मैदानों को? बांगड़ के मैदानों को। अब बात करते हैं खादर की। क्या की बात करते हैं? खादर के मैदान। और खादर के मैदान बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है खादर के मैदान। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए खादर, यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। नवीन जलोढ़ के जमा होने से यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। कैसा होता है? नीचा। यहां नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटियों से सटे हैं खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह वैट कहलाता है। पंजाब वाला मैंने बताया था, पंजाब में यह वैट कहलाता है। ठीक है, खादर के मैदान आप समझ गए। खादर मोस्ट इंपोर्टेंट है, खादर को रट लेना, याद कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। दोबारा से समझते हैं खादर किसे कहते हैं। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से, यानी कि नई मिट्टी के, बार बार पानी के द्वारा नई मिट्टी आती है, बाढ़ के पानी के माध्यम से नई मिट्टी आती है ना। जब नदियों में बाढ़ का पानी आता है तो आप जानते हैं नेचर क्या होता है पानी का, कुछ ना कुछ साथ बहा करके, और मिट्टी को सबसे ज्यादा साथ बहा करके ले जाता है बाढ़ का पानी, है ना। तो नवीन जलोढ़ के जमा होने से, जलोढ़ मतलब नई मिट्टी के जमा होने से बना है। यह अपेक्षाकृत नीचे प्रदेश, कौन से प्रदेश? नीचे प्रदेश, यानी कि जो नदियों के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में स्थित होते हैं, निचले प्रदेश में स्थित होता है। यहां नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है। जब बाढ़ नदियों में आएगी तो प्रतिवर्ष पानी जाएगा ही जाएगा, प्रतिवर्ष पानी जाएगा ही जाएगा जब बाढ़ आएगी तो, है ना, जो कि निचले वाले हिस्से में स्थित होता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। जब भाई पानी जाएगा तो कैसा रहेंगे ये मैदान? उपजाऊ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जब पानी बार बार जाएगा तो उपजाऊ मैदान कहलाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ये मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं। खादर के अंतर्गत पंजाब में वैट भी होता है। ठीक है, यानी कि खादर के मैदानों में ऐसे मैदान होते हैं, जैसे गंगा नदी बह रही है तो गंगा नदी के पास के क्षेत्र, पास के इलाके, जहां प्रतिवर्ष जब मानसून के समय में, सामान्यतः मानसून के समय में जब ओवरफ्लो होता है, ऊपर से पानी भी वर्षा का होता है, तो बाढ़ आ जाती है आसपास के इलाकों में। तो बाढ़ का पानी उन्हीं स्थानों में जाता है जो नदियों के किनारे सटे हुए स्थान होते हैं, है ना। तो वहां हर वर्ष ये बाढ़ का पानी नई मिट्टी ले जाकर के जमा कर देता है। उन्हीं को खादर के मैदान कहते हैं। जब बाढ़ का पानी ले जाता, नई मिट्टी का निर्माण करता है तो उपजाऊ भी होते हैं सर्वाधिक। इसी वजह से भारत के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान खादर के होते हैं। खादर के सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कहलाते हैं। आराम से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना जब आपको लेना हो बाद में, है ना। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन से मैदान? ब्रह्मपुत्र के मैदानों को देख लेते हैं। देखिए फटाफट से, और भी क्लास मुझे लाइव लेनी है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम घाटी भी कहा जाता है। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया है। मिट्टी के इस जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए, यानी कि द्वीपों का निर्माण हो गया है। माजुली द्वीप इसी प्रकार का द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट, सादिया एक जिले का नाम है असम में, सादिया के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर, कितने? 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट, धुबरी एक जिले का नाम है असम के अंदर, धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। किसका मैदान पढ़ रहे हैं हम? ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर मैदानों का निर्माण कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले बहती कहां है? मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से बता दिया, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यानी कि इसको असम घाटी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असम घाटी, क्योंकि सबसे ज्यादा कहां बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? असम में। यह मेघालय के पठार और हिमालय पर्वत के बीच में, मेघालय का पठार एक तरफ है और एक तरफ हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है, जो किससे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी से। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। भाई इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर की तो चौड़ाई है इस मैदान की।
ब्रह्मपुत्र नदी जो निर्माण कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी इस घाटी को बनाने में यहां पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन करती है, भारी मात्रा में मिट्टी को बहा करके लाती है, बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को बहा करके लाती है। इस मिट्टी के जमाव से, इस मिट्टी के जमाव से या इस मिट्टी के जमाव के कारण कहीं भी द्वीप निर्मित हो गए, कई द्वीप निर्मित हो गए, माफ कीजिए, कहीं भी नहीं, कई द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी की वजह से कई द्वीप निर्मित हो गए। और इन्हीं में से एक द्वीप है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आसाम में स्थित है, माजुली जिले में ही, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसके द्वारा बनाया गया भाई? नदी के द्वारा बना कि नहीं बना, समझ गए आप? बहुत बड़े पैमाने पर ब्रह्मपुत्र नदी बहा करके मिट्टी को इकट्ठा कर दे रही है, ला करके जमाव कर दे रही है, तो इसी वजह से द्वीपों का निर्माण हो गया है। उनमें से एक द्वीप है माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती है? सादिया जिले का नाम है, असम में। तथा 720 किलोमीटर बहने के बाद धुबरी के निकट, कहां? धुबरी के दक्षिण में जाकर के कहां प्रवेश कर जाती है? आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। आराम से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरी क्लास को देखिएगा। लगातार मैं बिल्कुल जीरो से टॉपिक आपको पढ़ा करके चल रहा हूं। इसमें कहीं भी इस टॉपिक में आपको दिक्कत आई तो बताइएगा, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी सभी स्लाइडों का, हो सकेगी इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि इधर आ जाइए आप, कौन से मैदान है? ब्रह्मपुत्र, इन्हीं की तो मैं बात कर रहा था भाई। ब्रह्मपुत्र नदी कहां बह रही है? ये बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में सबसे ज्यादा निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? उसके बाद बांग्लादेश में जा रही है। तो इन्हीं को मैं पढ़ा रहा था। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आसाम के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है? माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है। कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। पश्चिम में कौन सी नदी मैदानों का निर्माण करती है? मैं आपको बता चुका, पश्चिम में सिंधु नदी मैदानों का निर्माण करती है। और सिंधु की सहायक नदी सतलज भारत के अंदर निर्माण कर रही है, और गंगा भी निर्माण कर रही है, यमुना निर्माण कर रही है। इस तरीके से ये मैदानों का निर्माण करती हैं, ठीक है। भारत के अंदर मैदानों का निर्माण ये सारी नदियां करती हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी का सारा मैंने आपको बहुत अच्छे से डिवाइड करके, अच्छे से स्लाइडों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है जी अपने, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत हो, जवाब भी आपको बता दिए हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर वो दिक्कत रह गई, वहां पे कमी रह गई, ठीक है। तो उसको दोबारा से रीचेक करके और सुधार करके बेहतर से बेहतर आपको कवर कराएंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल जीरो से डिटेल से ये कोर्स चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, राधे राधे।